जो कि विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि आज देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास रखा है और वापस हमें चारों राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया है। देवेंद्र, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं, क्योंकि दिल्ली आपके पास पहले है, वहां पुलिस आपके पास नहीं है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है, ये एक पूर्ण राज्य आपको मिलेगा पंजाब, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, क्योंकि अभी आपके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है। देखिए, दो चीजें मैं आपके सामने साफ करनी। पहली चीज तो ये है कि जिम्मेदारी, पंजाब की जनता ने हम पे जो विश्वास दिखाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम जनता के इस विश्वास को सच साबित करके दिखाएंगे और पूरी इस जिम्मेदारी को जो हम अपने पूरी ताकत लगा करके सही साबित करेंगे। दूसरी चीज जो है, जनता अब जो है मुद्दों पर बात कर रही है। आप देखिए, इन्होंने जिस तरह से बोला कि अभी जो है विपक्ष सामने नहीं है, तो देखिए इन्होंने विपक्ष को खत्म करने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली में इन्होंने हमें परेशान किया, अन्य राज्यों में भी यही चीजें करते आए हैं, लेकिन जनता विपक्ष बना रही है, जनता विपक्ष के साथ है। दिल्ली में 8 सीटों पर हमने इनको समेटा, पंजाब में 4 पर सिमट गए हैं। हम जहां भी जा रहे हैं मजबूत विपक्ष। आज हमने यूपी में देखिए, पिछले कुछ दिनों में बेशक हमारे सीटें नहीं आई होंगी, लेकिन विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी हर जगह दिख रही है। अब देश भर में जो आम आदमी पार्टी विपक्ष बनेगी। पंजाब में और दिल्ली में हमने जो सपने पूरे करके दिखाए हैं, दिल्ली में पूरे करके दिखाए हैं, पंजाब में पूरे करके दिखाएंगे। क्या सोच है आपकी पंजाब को लेके? नशे की गिरफ्त में है इस समय पंजाब। देखिए, नशा पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या है। हर पार्टी ने नशे के नाम पर, नशा मुक्ति के नाम पर पंजाब में वोट मांगे, लेकिन किसी ने भी उस समस्या को दूर करके नहीं दिखाया है। आम आदमी पार्टी इसके ऊपर पहले दिन से कटिबद्ध है कि हम इस समस्या को दूर करेंगे। इसको लेकर के हम विशेष टास्क फोर्स बनाने की हमने घोषणा की है अपने घोषणा पत्र में, और हमारे लिए हमारा घोषणा पत्र जो है वो बिल्कुल 100% है कि उसको हम सच करके दिखाते हैं। तो शपथ पत्र की तरह वो हमारे लिए। तो हम पंजाब में नशा मुक्ति के लिए अगले कुछ दिनों में टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। हमारे जो है पुलिस फोर्स के जो अधिकारी हैं उनको फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो कार्रवाई कर सकें। लेकिन आज तक देखिए ना, नशा मुक्त पंजाब बन सकता था, लेकिन कांग्रेस ने या फिर पहले अकाली हो, सभी ने संरक्षण दिया है नशा फैलाने वालों, नशा बेचने वालों को। आम आदमी पार्टी इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और पंजाब को जल्द से जल्द हम लोग नशा मुक्त बनाकर दिखाएंगे। गर्ग साहब, ये बताएं कि जो लगातार है, जो मतदाता है बड़ा कम निकलने लगा है घर से बाहर, इस बार वोट प्रतिशत जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। जब इतना पसंद आपको कर रही है जनता, तो निकल के वोट क्यों नहीं दे रही दोनों हाथ से? देखिए राखी जी, कोरोना काल था, पिछले 2 साल से भारत की जनता कोरोना से पीड़ित थी। उसका भी एक कहीं न कहीं ड्रॉबैक रहा है कि कोरोना की वजह से लोग बाग निकल नहीं पाए। लेकिन आज वोटिंग परसेंटेज में इतना ज्यादा गिरावट नहीं आई है कि बहुत ज्यादा 1%, 1.5% की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी जनता ने वोट डालने के लिए गई है। कोरोना की वजह से कुछ जनता निकली नहीं है। बाकी पिछले जो 2017 के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज थी लगभग उसके बराबर ही है, 1 या 1.5% का अंतर है। तो वो अंतर सिर्फ कोरोना का इफेक्ट था, बाकी जनता जागरूक थी। लेकिन अब कोरोना का तो कुछ कर नहीं सकते कि भाई जो भी चीज थी, बाकी जनता ने पूर्ण भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और हम आम आदमी पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि वो पंजाब के अंदर सुशासन लाए। वहां जो आज नशा मुक्ति है, नशा मुक्ति के तरफ जो आज पंजाब जो नशे के अंदर जूझ रहा है, उससे ये मुक्त दिलाएं, ये हम आशा करते हैं। और अच्छी बात है अगर पंजाब के अंदर, और ये जो आज आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चिंता की कोई जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो पहले था वो फिक्स है, उसमें बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं होती है। लेकिन जो कांग्रेस का जो शासन रहा है, कांग्रेस से लोग बाग दुखी थे, वो वोट तो शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डरने की कोई जरूरत नहीं। देवेंद्र, अभी कुछ समय पहले हम अपने दिल्ली संवाददाता के साथ हैं, उन्होंने हमें आप कार्यालय के जश्न की तस्वीरें दिखाई थी। वहां बहुत उत्साहित हैं आपके कार्यकर्ता। काफी कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता ने बात की, तो अधिकतर का ये कहना था ये तो शुरुआत है, पूरा देश हमारा है। क्या लगता है इतना आसान है? बिल्कुल, देखिए आसान नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो सबसे मेहनती कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे अलग अलग फील्ड से आए हुए लोग हैं जो कि अपना समय निकालकर, अपना पैसा लगा करके पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि वो लोग अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में और मुद्दों की राजनीति में यकीन करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आसान नहीं है, लेकिन हमें हमारे साथियों पर, हमारे नेतृत्व पर और हमें हमारे काम पर
इन 3 चीजों पर हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय पर पूरे देश भर में विस्तार करेंगे। जो दिल्ली से जो शुरुआत हुई थी, दिल्ली में देखिए पहली बार हम लोग जब शुरुआत हुई तो हम लोगों को 28 सीटें मिली, हमने काम करके दिखाया, हम अगले बार 67 सीटें जीते, तीसरे चुनाव में फिर हम लोग 62 सीटें जीते। तो हमारा जो काम है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जनता का जो उन पर ये विश्वास है कि ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे, ये विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय पर में हमने जो दिल्ली से शुरुआत की और आज जो सुनामी बनकर पंजाब पहुंचा है, ये जल्दी ही पूरे देश भर में नजर आएगा। राजस्थान में भी अभी आज जश्न की, जैसे आपने बात की शुरुआत में कि जश्न का माहौल है, राजस्थान के भी सभी जिलों में आज हमारे साथी जश्न मना रहे हैं। और चूंकि आज देश में एक बदलाव की राजनीति में एक नया मुकाम आदमी पार्टी ने जो हासिल किया है, तो ये बड़ी बात है और जल्दी ही देश भर में इसका विस्तार और नजर आएगा। चलिए इस बीच एक खबर हम ले लेते हैं। विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिक्रिया आई है। आप भी सुनिए क्या कहा तोमर ने। यह निश्चित हुआ है कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबल नेतृत्व और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार का परफॉर्मेंस, भाजपा की जनहितैषी नीतियां और उनका ईमानदार क्रियान्वयन, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री गणों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो हमारे मतदाता हैं, जनता जनार्दन हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार प्रकट करता हूं। चलिए वहीं अब दूसरी खबर पे चलते हैं। पंजाब के नतीजों में आपका तूफान साफ देखा गया, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत से बहुत आगे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने भगवंत मान के साथ विक्ट्री साइन करते हुए तस्वीर साझा की है। इसमें केजरी ने लिखा कि इस इंकलाब के लिए पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई, यानी एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ट्वीट की है अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ, जो पंजाब का मुख्यमंत्री चेहरा है। चलिए गेस्ट के पास आते हैं। देवेंद्र जी, तस्वीर देखी केजरीवाल जी की? बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, उम्मीद भरी तस्वीर है। जो हमने पंजाब चुनाव में गाना दिया था, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका भगवंत मान नू, उसको आज पंजाब की जनता के आशीर्वाद से वो सब सच साबित हुआ है और बहुत खूबसूरत है। आने वाला वक्त खूबसूरत होगा पंजाब का। चलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी पार्टी हार गई तो उनकी जीतने का कोई मतलब भी नहीं था, उन्हें तो हारना ही था। पार्टी की हार के लिए भी अगर जिम्मेदार उनको बताया जाए तो कोई कम नहीं होगा। पार्टी का मजाक बना के रख दिया था उन्होंने। और मैं तो आलाकमान पर आश्चर्यचकित हूँ कि जिस आदमी के बारे में हर स्वतंत्र रूप से राजनीति को जानने वाला व्यक्ति जानता था कि वो 2 कदम भी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकता, उसको उन्होंने छाती से चिपका के प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बलि दी और अपने आप को दांव पे लगाया आलाकमान ने जिस आदमी के पीछे। खुद प्रियंका गांधी फोटो खिंचवा रही है साथ में उनके जी। और उनकी कोई मस्करे से ज़्यादा कोई उनकी वैल्यू नहीं है वहाँ की राजनीति में। न पॉलिटिकल फॉलोइंग है और न राजनीतिक असेट के रूप में वो साबित हो सकते थे कांग्रेस के, लेकिन फिर भी अपने जो कांग्रेस के लॉयल लोग थे उनसे भी आलाकमान ने पंगा लिया, उनको अलग किया, चन्नी को बनाया। तो चन्नी का भी नुकसान अगर कुछ किया है तो उन्होंने भी कम नहीं किया होगा। जी। अनिल शेखावत जी, सर आप क्या कहेंगे इस सारे अभी जो परिणाम और रुझान और जो जश्न आप इस समय देख रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में जो लोढ़ा जी ने कहा जी, उससे ऐसा लगता है कि उनकी कोई राजनीतिक जो स्टैंडिंग कहीं नहीं थी जी। अभी तक जितने भी उन्होंने चुनाव लड़े वो सब बीजेपी के बैनर पे लड़े। तो निश्चित तौर पे वो जो वोट थे वो एक पार्टी से रिलेटेड थे। उनको उन्होंने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि ये सब मेरे हैं और मेरी जो शख्सियत है वो इतनी ऊंची है कि मैं किसी भी पार्टी में रहूं ये वोटर मेरे साथ आएगा। तो ये लोगों की जो गलतफहमी थी वो इस इलेक्शन में जो उनको कुछ मिला है वो भी निकल गई होगी। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी को ये लगा होगा कि जो वो गलतियां करते जा रहे हैं लोगों को पहचानने में, उसमें ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि एक आदमी को इतना चढ़ाना से कितना बड़ा नुकसान होता है कि एक स्टेट उनके हाथ से निकल गया। तो ये राजनीतिक तौर पे जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई पता नहीं 5 साल में होगी, 10 साल में होगी, 20 साल में होगी। तो इस टाइप के जो लोग बाग हैं जिनकी
शख्सियत अब जोकर जैसी शख्सियत हो गई है, लोग बाग कहने लग जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि राजनीतिक कैरियर उनका खत्म हो चुका है। जी। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना जिनका राजनीतिक लेवल स्तर पर कोई, जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी पे कोई काम ही नहीं किया, जो जमीन से जुड़े हुए नहीं है। राजनीति मोटे तौर पे जमीन से जुड़े हुए नेता को आगे लेके जाती है। जी। जो इस टाइप के जो डायलॉग डिलीवरी और जो बॉलीवुड वाले जो डायलॉग बोलते हैं वो कुछ समय तक तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगते हैं, परंतु कोई गंभीर जो मतदाता है उसको इन लोगों की मस्करी से वो कोई फायदा नहीं, वोट अटैक नहीं कर सकते। वो वोट अटैक नहीं कर जी। सकते। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, बीजेपी ने कई बार ऐसा प्रयोग किया कि जो महाभारत में कृष्ण बना, द्रौपदी बनी, सीता बनी, राम बने, इन सबको मौके दिए और इनकी लोकप्रियता को भुनाया। छवि को भुनाया इनकी। जी। अब बीजेपी उससे बड़ी पार्टी हो गई है, अब वो उसको जरूरत नहीं है किसी की छवि को भुनाने की। तो वो ऐसे छवि को भुना के जिन लोगों को बना देती थी वो कभी भी दूसरी पार्टी के मंच पे जाके या इंडिविजुअली चुनाव लड़े जी जी जी। तो उनके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। वो नवजोत सिंह सिद्धू के केस में था। अब टीवी सीरियल में, टीवी प्रोग्रामों में जाके तालियां बजाते रहो पैसा कमाने के लिए, कमेंट्री कर लो क्रिकेट की, क्रिकेट खेल लिया भारत की टीम से, इस बूते पर आपको वोट मिल जाएंगे, ये भ्रम है। पॉलिटिकल एटीट्यूड लोगों का अलग होता है। बहुत सारे आपके फैन स्टेडियम में बैठ के आपके छक्के पे ताली बजा सकते हैं पर आपको वोट नहीं देंगे बूथ पे जाकर। जी। यह डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है, जो नहीं किया जा रहा। चलिए इस पे भी नहीं जाना चाहता, लेकिन एक आदमी जो जिसका ना एटीट्यूड पॉलिटिकल है ना एप्टीट्यूड पॉलिटिकल है जिसके पास, उसको आपने आप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और किस कॉस्ट पर? एक लॉयल चीफ मिनिस्टर की कॉस्ट पर, एक स्टेट की कॉस्ट पर। चलिए अब वो तो ये विषय खत्म ही हो रहा है मेरे ख्याल से। पंजाब में कांग्रेस की हार पर चर्चा करना कोई मायने नहीं रखता। जी। सबको पता है कि क्यों हारे, अमरिंदर सिंह को का भी क्या हाल हुआ, क्यों हुआ, सब अपन डिस्कस कर चुके। जी। मैं तो ये अनिल शेखावत जी से बात करना चाहता हूँ। अनिल शेखावत जी एक जमाने में समाजवादी पार्टी में थे, उससे अलग होकर अब एक स्वतंत्र विचारधारा वाले, स्वतंत्र सोच वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिल जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की दूसरी बार हार हुई करारी बीजेपी की। आप उस पार्टी में भी थे और अब पार्टी के बाहर भी हो। आप इसको हार को किस तरह देखते हैं या बीजेपी जीत को किस तरह देखते हैं? देखिए, बीजेपी की जीत के बारे में भी हमने यहाँ थोड़ा पहले डिस्कस किया गया था कि बीजेपी के रथ को जो नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत खींच रही है, जी। उस शख्सियत के सामने जब हम अखिलेश यादव को लाते हैं तो वो बहुत कद जो है इतना बड़ा नहीं होता। परंतु मैंने अखिलेश यादव के साथ काम किया हुआ है, बहुत एनर्जेटिक लड़का है लोढ़ा साहब, और अपने पिताजी से थोड़ा सा अलग है उसकी शख्सियत, थोड़ा सा अलग है, नौजवानों में पॉपुलर है, काम करता है। पर जहाँ भी इस पार्टी का एक सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है, हालांकि यूपी और बिहार में जातिवाद जो है वो जमीन से लेके आसमान तक जाति जाति दिखेगी आपको। उस जाति में जो यादववाद है, नो डाउट के यादव की 14-15% जो है पॉपुलेशन में उनका हिस्सेदारी है, जो बहुत बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में एक तो क्या है कि जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो अभी तक इसको पूरा नेता अपना मान नहीं पाई है जी। हायर कास्ट पे मोर और लेस जो है रिजेक्ट है, क्योंकि हायर कास्ट इन लोगों को चाहती नहीं है। ऐसी स्थिति में इसने इस बार पत्ते तो अच्छे खेले। अगर देखिए हम इसकी पॉजिटिविटी को देखेंगे तो 47 से 137 पे आ गए, 90 सीटों का इसको जो है जी। वो मिला है, एज मिली है। बिल्कुल। और 90 सीट 80 सीट जो है बीजेपी डाउन आई है। तो मैं आपसे पहले यहाँ पे कह चुका हूँ कि इस बार बीजेपी के कंधों पे बहुत ज़्यादा भार ये रहेगा कि हम अब डिलीवर क्या करें। जी। किसान आंदोलन 1 साल तक चलना और मुख्य एक प्रधानमंत्री इस देश का जो बहुत ज़्यादा एडमेंट हैं और जो कोई भी अपना डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, उनको कृषि बिल वापस लेने में मैं हिल गया। मुझे ये लगा कि नरेंद्र मोदी के डिसीजन इतने वीक कैसे हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन डिसीजनों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, ये मुद्दे इस इलेक्शन में इसलिए गौण हुए हैं कि लोगों को अभी तक नरेंद्र मोदी पे एतबार है कि वो कोई ना कोई ऐसी डिलीवरी करेंगे, इस देश को आगे ले जाएंगे। ऐसी की ऐसी जो है डिलीवरी योगी से चाहते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी है वो इस इलेक्शन से पहले जो उनके परिवार का एक बिखरा हुआ था वो वापस यूनाइट हुआ है, उसका इनको फायदा हुआ है।
और जो है आगे की, मैं ये नहीं कहता कि अगले 5 साल में आ जाएगा, परंतु एक चेहरा एक ऐसा होगा जिसको आप नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे, जिसको आप ये नहीं कर पाओगे कि अखिलेश यादव राइट ऑफ हो गया है। राजनीति एक ऐसी चीज है कि 1984 में कांग्रेस के सामने बीजेपी की 2 सीटें आई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत हार गई थी। भैरू सिंह जी राजस्थान में गंगानगर में एज ए चीफ मिनिस्टर 3री पोजीशन पर आए थे। तो राजनीति किसी एक राज्य के परिणाम से या एक इलेक्शन के परिणाम से हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अखिलेश यादव में अभी भी भविष्य मुझे दिखता है उसमें। अब वो कैसे अपने राजनीतिक पत्ते खोलेंगे, कैसे आगे तक इस पार्टी को ले जाएंगे, ये आगे की बात है। अनिल जी, एक सवाल शेखावत जी मेरा आपसे है। अभी आपने अखिलेश यादव के लिए कहा कि बहुत उनके अंदर अभी हमें भविष्य दिखता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, योगी का कद और अब कितना बढ़ जाएगा? योगी सबसे ज़्यादा अगर इलेक्शन में फ़ायदा हुआ है जी, तो आप चाहे परसेंटेज में चाहे मोदी की भी तरफ मार्क्स दे सकते हैं कि 2024 में सबसे ज़्यादा अब नेक्स्ट इलेक्शन में बेनिफिट मोदी जी को होने वाला है जी। और अगर उनका उत्तराधिकारी रूप में ये इलेक्शन निश्चित तौर पे योगी जी को बहुत आगे तक ले जाएगा, क्योंकि जो जो उन्होंने वायदे किए थे और जो जो उन्होंने काम किए थे उस पर एंडोर्समेंट जनता का लग चुका है। जो उन्होंने वहाँ पर काम किए हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जीडीपी की रेशो में ये दर्शाता है कि यूपी स्लोएस्ट ग्रोथ रही इस स्टेट की। हालांकि वो बीजेपी के मेरे मित्र मान नहीं रहे थे, परंतु उस चीज़ को हटा के जी, लोगों ने दूसरी चीज़ों को ये दिया। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का उनका बहुत अच्छा था, महिला सुरक्षा बहुत अच्छी थी। मेरा ये शुरू से मानना था कि जो फ्रीबीज मिलती हैं सरकार की तरफ से वो कोई बहुत अच्छे डेवलपमेंट का स्रोत नहीं है, परंतु यूपी में जो फ्री फेबीज दी उन्होंने, वो इसका मतलब जनता तक पहुंचा है। मैं किसी को 2 टॉफी देने का एक वायदा करूं, पर 2 टॉफी उस घर में पहुंचाना ये मैनेजमेंट है जी, ये तो बड़ी बात होती है। जो उन्होंने वायदे किए वो लोगों तक पहुंचे। और मैंने टीवी में लोगों से कहते हुए सुना कि नहीं साहब, हमारे पास पेंशन भी आ रही है, हमारे पास ये राशन भी आ रहा है। तो डिक्लेरेशन ऑफ जो इलेक्शन की जो चीजें हैं वो एक समथिंग डिफरेंट है, और लोगों के घरों तक वो चीज अपने वायदे पहुंचाना और उसको रियलाइज करवाना उस मतदाता से कि हाँ साहब ये हुआ है, ये मैंने देखा है, ये मैंने भुगता है, ये मैंने भोगा है, ये बहुत बड़ा एक नई चीज आई है। तो योगी जी को इस इलेक्शन से बहुत हाइप मिलेगी और मेरे हिसाब से वो इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के 2nd नंबर में माने जाने लगेंगे। जी, देखिए, मैं आपको हमेशा से कह रहा था कि योगी हारे तो किसका नुकसान, योगी जीते तो किसका नुकसान। मैं इनकी बात को एंडोर्स करता हूं कि वो भाजपा की राजनीति में भले से यूं अमित शाह नंबर 2 हैं आज की तारीख में जी, लेकिन जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर के उत्तराधिकारी के रूप में कभी भी किसी स्टेज पर भी बात होगी तो योगी उस पंक्ति में आगे खड़े हो गए जी। आज के इस नतीजे के बाद। एक बात तो आप ये नोट कर लें। दूसरा, मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि भाजपा एक कैडर और विचारधारा बेस्ड पार्टी है। इसमें मोदी है और मोदी नहीं है, अटल बिहारी हैं, अटल बिहारी नहीं है। सिस्टम चलता है, पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख, और सारा पूरा संगठन आरएसएस का खड़ा किया और ढांचा वो वर्क करता है। पागलों की तरह लोग काम करते हैं चुनाव में, जेब से पैसे लगे काम करते हैं, 24 घंटे राजनीति करते हैं, 365 दिन राजनीति करते हैं। अब ऐसा काम करने वाली पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं के ने कस लिया देश को, प्रदेशों को, उससे क्या कोई भी विपक्षी दल कभी छुड़ा पाएगा अपने प्रदेश को या अपने देश को राजनीतिक रूप से सत्ता हासिल करने के लिए? जिस आरएसएस की बात कर रहे हो, 1925 में उसकी स्थापना हुई और आज वो भी 90 साल या 100 साल उनका भी हो गया है। हम चलो एक यूपी की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, अगर इनका आरएसएस का कैडर डिवोटी है, इसमें तो अपन कोई उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। जी, वो इलेक्शन में जब क्या होता है ग्लोडा साहब, मेरे घर के सामने अगर सड़क नहीं बनी तो मैं नाराज, मेरे पिताजी का ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैं नाराज, मेरे भाई की नौकरी नहीं मिली तो मैं नाराज। हमारे यहाँ जो छोटे छोटी जो भावनाएं लेके आदमी चल रहा है, मतदाता जो चल रहा है,
उससे आदमी इफेक्ट हो रहा है। घर से अगर वोट डालने जा रहा है तो बीच में कोई ऐसा इवेंट उसको दिख गया तो वोट डालना जा रहा था बीजेपी को, डाल गया कांग्रेस को। तो इनका डिवोशन से ही तो ये आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। अगर आरएसएस इनकी बैक में नहीं हो लोढ़ा साहब, तो ये क्या ऐसी स्थिति पे पहुंच सकते थे क्या? तो ये इनका बहुत बड़ा एक वो बैकबोन है, इनके जो समर्पण है। मैं अब दूसरा सवाल कर रहा हूं आपसे, हाँ कि सामने जो पार्टी थी कांग्रेस, हाँ वो विचारा था बेस्ड समाजवादी किस्म की पार्टी, हाँ। गरीबों की हमदर्द, हाँ और सब धर्मों के लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी, लेकिन वो भी अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गई एक परिवार की पार्टी में। क्या उस पार्टी के लिए इस नतीजे के बाद भी ये आत्मावलोकन का अवसर नहीं है कि एक परिवार के पीछे चलने वाली पार्टी मुकाबला नहीं कर पाएगी कैडर बेस्ड पार्टी का? देखिए, परिवारवाद तो कांग्रेस में भी चल रहा है, इसलिए नष्ट होती जा रही है। ये कह रहा हूं मैं आपसे। परिवार ये भी हो रही है, पर ये क्या करेंगे, सब एक हाइट के बाद नहीं चढ़ पाएंगे। तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो चलो एक स्टेट में रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी आज तक दूसरी स्टेट में जा ही नहीं पाई। जिस राजस्थान की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं एसोसिएट था, एक एमएलए आया, बड़ा मुश्किल से आया। बंगरप्पा जैसा आदमी कर्नाटका में समाजवादी पार्टी से अपने दम पर एमपी बन गया, पर वहां पर कुछ बढ़ ही नहीं पाया। महाराष्ट्र में, मुंबई में भी, बंबई में नहीं बढ़ पाया। थे आपकी पार्टी के लोग। एमपी में 7 एमएलए हो गए, अब एक पे आ गए। तो जो इस टाइप का जिसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो आरएसएस से तो मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। और ये आजकल की थ्योरी में ऐसी जिसकी पृष्ठभूमि की जो पार्टी होगी, वो एक सर्टेन लिमिट के बाद आगे बढ़ नहीं पाएगी। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी, हाँ, अखिलेश यादव की पार्टी और नवीन पटनायक की पार्टी, अभी इंडिविजुअल आदमी के पीछे पार्टी कहलाएगी। शिवसेना की पार्टी, हाँ, ये सब जो है फेस से चल रही है। हाँ, एक आदमी का फेस है, वो पसंद आ रहा है जब तक चल रहा है, जब वो फेस की जो है आकर्षण खत्म होगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। जी। अब नरेंद्र मोदी के फेस की बात करें तो क्या उनके फेस पर चल रही है पार्टी या अपने कैडर पे भी चल रही है साथ में? नहीं, वो अब कैडर पे भी चल रही है, फेस पे भी चल रही है। जी। देखिए, कोई क्रिकेट की टीम जब खेलती है तो गावस्कर का फेस भी होता है, तो उसमें फिर जो है एक बॉलर भी दिखता है, एक विकेट कीपर भी दिखता है, तभी जीतते हैं। तभी जीतते हैं। जी बिल्कुल। तो एज ए टीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी में फेस भी आ गया, वर्कर भी आ गया, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। जी। तो वो जो कॉम्बिनेशन एक टीम का है, वो उसको जब तक हम नहीं तोड़ पाएगी दूसरी पार्टी, संगठन भी और अनुशासन और समर्पण भी, तब तक वो पार्टी आगे बढ़ नहीं पाएगी। जी। उत्तराखंड की मैं एक बार आपसे बात कर लूं तो वो जो अंतर मैं पहले कह रही थी घट रहा है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है, वो बहुत ज्यादा अंतर बढ़ गया है। बीजेपी 47 सीट्स पे आगे हो गई है, तो कांग्रेस 19 सीटों पर ही इस समय सिर्फ आगे चल रही है। चलिए, ये उतार चढ़ाव बस अब मुझे लगता है और थोड़ी कुछ समय की बात है, ये परिणाम हमारे को लगभग दिख गए हैं और ये रुझान 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, एक में आप बना रही है। जी। और कांग्रेस के लिए आत्मनिरीक्षण का वक्त, दर्पण में चेहरा देखना है। सिर्फ लोढ़ा जी, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ जो मैं यहाँ पहले कर चुका, कि इन इलेक्शनों से एक विपक्ष की नई धारा के रूप में आप पार्टी उभरती हुई दिखी है। जी। मेरा लड़का दिल्ली गया तो वो ये कहता है कि साहब जहाँ वहाँ कैमरे लगे हैं, उसका जो डिस्टेंस है वो वर्ल्ड में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन्होंने लगाया है। और वो कहता है कि मैं गाड़ी को एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा इसलिए उन कैमरों के डर की वजह से नहीं चला पा रहा हूँ कि चालान हो जाए। जी। उन्होंने जो वायदे किए वो करके दिखाए। वो एक अलग पार्टी है, अलग चीज लेके चल रही है। तो इस राजनीति में विपक्ष के तौर पर उनका जो उत्थान हो रहा है, या उन्होंने जो अपना नया जो अचीवमेंट किए हैं, वो एक नई धारा देगा राजनीतिक की तौर पर। आपके आने से पहले मैंने भी डिस्कशन में बात कही थी कि अब उनको पहली बार पूर्ण राज्य मिला है डील करने के लिए। हाँ, पूर्ण। दिल्ली में तो उपराज्यपाल भी काम नहीं करने रहता, पुलिस भी उनके हाथ में नहीं थी। अब पुलिस भी हाथ में और राज्यपाल भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, विधानसभा में पास करेंगे, कानून बनेगा। अब वो क्या करेंगे 2 साल में, इस पर डिपेंड करेगा कि 2 साल में चुनाव होते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इनमें पार्टी कुछ करके दिखा पाएगी नहीं दिखा पाएगी। मैं तो राजस्थान की बात कर रहा था अभी, तो राजस्थान में तो ये पंजाब के साथ लगी हुई सीमाओं से प्रवेश करना शुरू करेगी पार्टी, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, मेरा ऐसा अनुमान है। तो वो कुछ करेंगे, विस्तार करेंगे, लेकिन वो भी अभी अरविंद केजरीवाल के फेस पर खड़ी पार्टी है। वो भी फेस जी। पार्टी फेस पर खड़ी होगी, पार्टी विचारधारा पर खड़ी होगी, पार्टी संगठन पर खड़ी होगी, पार्टी अपने द्वारा करके दिखाए गए काम पर खड़ी होगी। ये बहुत सारे सवाल भारतीय राजनीति में उठ रहे हैं, जिन सवालों का जवाब अगले 5-10 साल में राजनीति में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। जी। फिलहाल ट्रेंड यह है कि हम व्यक्तिगत
फॉलोअरशिप में भारत के आदमी की आदत है एक महानायक के पीछे चलने की। कहीं कोई ममता बनर्जी के पीछे प्रदेश चल रहा है, कहीं नवीन पटनायक के पीछे प्रदेश चल रहा है, कहीं रेड्डी के पीछे प्रदेश चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी के पीछे देश चल रहा है, योगी के पीछे प्रदेश चल रहा है, ये केजरीवाल के पीछे चल पड़ा प्रदेश। क्या ऐसे पीछे चलने वाले प्रदेश या देश में हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पार्टी के समर्पण, संगठन करके दिखाने वाले काम के आधार पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने का सपना देख पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। ये परीक्षा की घड़ी, ये टेस्ट केस है पंजाब जी, उनको मिला है। अब वो क्या करके दिखाते हैं आगे देखने वाली बात ही होगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सार्थक चर्चा के लिए।